किया जाए, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं। अगर आकलन ना ही करें तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो आकलन जरूरी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 में, जवाब दीजिएगा फटाफट से। कसम से मैं अभी जुड़ा हूं, लेकिन आधा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक भी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया मनीष, चलिए आ जाइए। विश्वास पूरा होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए और करिए मेहनत। फुल मोटिवेटेड फ्रॉम दरभंगा, बहुत बढ़िया नवनीत, बहुत ही खुशी की बात है। देखिएगा आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, 61% लोग पढ़ते हैं। डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम of the government of India to attain the universal elementary education UEE in the country in a mission mode। अब ये UEE की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो ये UEE क्या है, ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप घबरा ना जाएं अगर कुछ और लिखे, है ना। तो UEE होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी टेंशन के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक हम पहुंचा पाए। उसकी शुरुआत इस UEE से हुई थी कि हम सार्वभौमिकरण करें शिक्षा का, बच्चे को शिक्षा मिल सके एक लेवल की एटलीस्ट, बिना किसी रुकावट के। तो किसने इस बात को दर्शाया होगा या रिकमेंड किया होगा? सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 या 4 के आसपास आया था, 2000s में आया था। ये भी तो किसी आधार पे आया होगा। सबसे पहले जो बात हुई यूनिवर्सलाइजेशन की, वो बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 में, जिसको हम आज तक सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपको लग रहा होगा कि अभी एनसीएफ ही कह रहा है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है, बट वो बातें 1992 की रिपोर्ट में भी हो रही थी, वो 64 में भी हो रही थी। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कोठारी आयोग से लिया गया, फिर 86 में भी हो रही थी। तो वो बातें पहले से हो रही हैं, बट हम उनको उतने अच्छे से लागू नहीं कर पाए। तो यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात है, यानी सार्वभौमिकरण की जो बात है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके या सभी को शिक्षा मिल सके, सभी एनरोल कर पाए स्कूल में, ये बात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में कही गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आज भी पूछ ले तो हम कहेंगे यस, हम इसको वहां से उठा रहे हैं जब 1986 में पहली बार इसकी बात हुई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारी पॉलिसीज की अगर हम बात करें, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट और पहले से चल रहा है विदेशों में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए। भाई बच्चे की भलाई देखनी है हमें, कुल मिला के ऑप्शन वही बेहतर है जो बच्चे को सेंटर में रख पाए, जो बच्चे के बारे में अच्छा सोच पाए। पोल में जवाब देंगे फटाफट से। पहला ऑप्शन है बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटर्मिन्ड कंटेंट, यानी जो पूर्व निर्धारित कंटेंट है, जो सिलेबस डिसाइड हो गया है, उसके बाहर एक वर्ड नहीं पढ़ना है। ये तो एकदम खराब बात है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ बच्चा यहां एक्टिव होगा कि समस्या समाधान, जीवन में समस्याएं आना नेचुरल है ना। कोई भी आपको पहले से एक प्लान नहीं दे सकता कि हमेशा बस इतनी ही समस्याएं आएंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। कुछ भी समस्या आ सकती है, तो बच्चे का नेचर ऐसा बना दें हम कि वो समस्या समाधान खुद से कर सके इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन ऐसी हो जिसमें समस्या समाधान पर चीजें केंद्रित हो। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, 21st सेंचुरी स्किल्स का पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच पाए, फैक्ट्स और ओपिनियन, अफवाहें जो हैं जिन पे हम इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप्ड होगी, समालोचनात्मक चिंतन अगर हमारे अंदर स्कूल लेवल से ही आ जाएगा, तो हम चीजों को परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर के मानेंगे। ऐसा नहीं है जस्ट किसी ने कहा हाँ 2000 के नोट में जो है चिप होती है तो हमने मान लिया। तो फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, डेटा को हम रिव्यू कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, समझ पाए, सही ढंग से सोच पाए, उसकी आलोचना कर पाए। आलोचना का मतलब यहां सिर्फ बुराई से नहीं है, बट उसके सभी पक्षों को देखने से है, किसी भी बात के। फोर्थ ऑप्शन है बी इंक्वायरी ड्रिवन, यानी जब इंक्वायरी करेगा बच्चा, जब अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा, खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, तो क्या होगा? बच्चा होगा एक्टिव, डिस्कवरी ओरिएंटेड होगा जब। तो इन तीनों में बच्चा एक्टिव है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ पूर्व निर्धारित विषय वस्तु के इतना ही सिलेबस है, इसके बाहर एक चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पता करना, बस इसको खत्म कर दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, तो ये गलत बात है, ये नेगेटिव है, इसको हटा दिया हमने। नेशनल एजुकेशन क्यों कहेगी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्यों कहेगी कि बच्चे को एक्टिव मत रखो, रटवाओ बस। तो आंसर क्या हुआ? 63% लोग ही दे पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाए करो। जब हमें पता है एक नेगेटिव मिल गया, बाकी सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, हटा देंगे इसको। तो जहां पे भी फर्स्ट ऑप्शन है, मान लो बाकी के 3 में फर्स्ट ऑप्शन है, हटा दिया। अगर आप कंफ्यूज भी हैं इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, और आपको पक्का पता है कि ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, तो आप वो ऑप्शन हटा दीजिए जहां पे ए ऑप्शन में है या फर्स्ट ऑप्शन में है। तो बाकी के 3 में फर्स्ट था, हट गया, आपको नहीं भी पता तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, सिंपल एलिमिनेट करके आपने निकाल दिया आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।
ठीक है, 65% लोग ही क्यों आंसर इसका सही दे पा रहे हैं, 90 भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये मैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी डलवा दूंगी करियरविल ऐप पर जाकर के, आप फ्री में ये क्वेश्चंस एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा जो लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है द शिफ्ट यानी परिवर्तन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। वही जो भी चीजें गलत चल रही थी, स्टैंडर्डाइज्ड थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी, रिजिड थी, उनको फ्लेक्सिबल किया गया होगा, बच्चे के भले में बदलाव लाएंगे, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ, रिजिडिटी से लचीलेपन की तरफ, सबको एक डंडे से हाँकने की बजाय हम क्या करेंगे, बच्चे की नीड्स को समझेंगे, करिकुलम ऐसा बनाएंगे जो हर बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके सीखने के स्टाइल को मैच कर सके, उसकी लर्निंग के पेस को, उसकी दर को। हर बच्चा सेम पेस पे नहीं सीखता, सबको सेम एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, किसी को चार्ट देख के जल्दी समझ में आएगा, किसी को एक्टिविटी करके, किसी को डिस्कशन करके, तो हम मल्टीपल वेज में अपने करिकुलम को प्लान कर सकें। बात तो सही है। फॉर्मेटिव टू समेटिव यानी रचनात्मक से मूल्यांकन की हम किसकी तरफ ले जाएं, योगात्मक की तरफ। योगात्मक समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हमने सीसीई में पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। क्या होता है, जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो, हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ईयरली एग्जाम, जिसमें हम जजमेंट पे फोकस करते हैं कि इतने परसेंट आए, इस पे फोकस है। ऐसे ही एग्जाम्स हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में होते आए हैं, हम सब ने दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम्स काउंट होंगे, चाहे आप उससे पहले, हो सकता है उस दिन आप ठीक से नहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, आपकी मन स्थिति सही नहीं थी या कुछ और हुआ, लेकिन उसी बात पे आपको जज कर लिया गया, तो ये जजमेंट के लिए होते थे। वहीं रचनात्मक जो है वो पेन पेपर टेस्ट को हटा करके एक्टिविटी बेस्ड होगा और ये बच्चे के फीडबैक के लिए लिया जाएगा, जबकि प्रतिपुष्टि के लिए, उसको फीडबैक देने के लिए कि इंप्रूव कैसे कराएं, लर्निंग में सुधार कैसे लाएं, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जबकि समेटिव जो है वो जजमेंट के लिए है, कितने परसेंट आप लाए। ठीक, तो फॉर्मेटिव से समेटिव ले जाना तो और गलत बात हो गई, रचनात्मक से योगात्मक की तरफ नहीं लेके जाएंगे। किस तरफ लेके जाएंगे, बल्कि हम ऐसे से, समेटिव से अगर फॉर्मेटिव लिखा होता तो आंसर यही सही हो जाता। ठीक है, तो ये अपने जो नोट्स है उसमें शायद गलत टाइप हो गया ये क्वेश्चन, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने से एग्जाम्स के रट्टे की तरफ ले जाएं, उल्टा लिख दिया। अगर ये ऑपोजिट लिखा होता कि एग्जाम्स से कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएं तो सही होता। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, मल्टीपल डिसिप्लिन्स, कई सारे विषयों को, कई सारे टॉपिक्स को एक साथ समझा करके, जोड़ के, कनेक्ट करके पढ़ाएं, उसकी बजाय इन्होंने कह दिया कि बहुविषयकता से कठोरता की तरफ। नहीं, उल्टा होना चाहिए, रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ ले जाएं। तो ये सारे ही गलत हैं। शिफ्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की शिफ्ट है, यानी जो मानकीकरण है सभी के को जो हम एक डंडे से हाँक रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। जिस बच्चे की जैसी नीड है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं, कोई कोडिंग में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में, एजुकेशन में। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। देख लीजिए, अगर यहाँ समेटिव आगे लिखा होता, एस से एफ लिखा होता तो सही हो जाता, यही अगर एग्जाम्स आगे लिख दिया होता, कॉन्सेप्चुअल पीछे हो जाता, यही सही हो जाता। रिजिडिटी आगे आ जाती है और मल्टी डिसिप्लिनरी पीछे हो जाता। हल्का सा लैंग्वेज में चेंज करेगा और अब वहां चक्कर खा के गिर जाएंगे कई लोग। क्यों? क्योंकि रट्टे लगाए हैं। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, समझना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। अभी शुरुआत में ही हमने बात की थी कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सिखाने की बात के बारे में क्या कहती है, क्योंकि भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, बहुभाषी लोग हैं, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। बोला जाता है क्या, कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी। तो बोली, भाषा चेंज होती रहती है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो बच्चे भी अपने घर में जो भाषाएं देखेंगे, सुनेंगे, वही बोलना आता होगा पहले उनको स्कूल आने से पहले। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एसेट है, हमने शुरुआत में बात की थी, क्या है, हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक, हिंड्रेंस नहीं हो सकती, इसको हटा देंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं हो सकती, रुकावट नहीं हो सकती। ये टीचर के ऊपर है या सिस्टम के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से उसको एसेट बना पाते हैं। अदरवाइज रुकावट तो आप जिस चीज को चाहे बना लें, है ना। देखिएगा, एज एन एसेट इन दी क्लासरूम, बिल्कुल सही बात। बी ऑप्शन क्या है, रिसोर्स है, एसेट है, संसाधन है, पूंजी है हमारे पास। बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो एक एसेट है, चाहे वो उसकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो भी उसने आसपास की दुनिया से सीखा है, वो सब एसेट है आपके लिए। चाहे उसकी भाषा हो, सब कुछ जो भी वो लेके आया है, उसकी संस्कृति है, समाज है, जो भी। ठीक, तो उसका हम यूज करते हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अनावश्यकता
या अनावश्यक रूप से जटिल बनाना। मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी 2 दिन पहले कि, और उसमें लास्ट में हमने बात की थी कि टीचर को कंफर्ट नहीं देना है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके लिए आसान बन जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बेवजह तो फिर तो आप खुद के लिए आराम ढूंढ रहे हैं। टीचर क्या है, सुपरमैन है, सुपर वुमेन है, उसको आराम नहीं चाहिए, जटिलता को तो आपको एक रिसोर्स में बदलना पड़ेगा। बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन में तो डिफरेंट तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो बी ऑप्शन 79% ही सही दे पा रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चंस में भी अगर आप